नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक प्रकार का आपका मॉडल सॉल्व पेपर है जिसमें हम पूरे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को हमने यहाँ पर रखा है। ऐसे विद्यार्थी जिनके एग्जाम में इस बार ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न आने हैं यानी एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न आने हैं, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। पूरी बॉटनी आपका एक ही वीडियो में समाप्त करने का मेरा प्रयास है और यह क्लास महासंग्राम रिवीजन क्लास के तौर पर चलाई जा रही है। दोस्तों, अगर आप राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो आप सबके लिए वीडियो रामबाण होगी। कंप्लीटली लास्ट तक आप सब लोग इस वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। पहला क्वेश्चन इसमें है कि पराग कण प्रोटोप्लास्ट हैं। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया बड़ा, बहुकेंद्रीय, झरझरा या फिर एक केंद्रीय। तो पराग कण प्रोटोप्लास्ट एक केंद्रीय होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पराग कणों के साइटोप्लाज्म में समृद्ध होते हैं, स्टार्च होते हैं या प्रोटीन समृद्ध होते हैं या फिर खनिज या फिर विटामिन। आपको बता दें पराग कणों के साइटोप्लाज्म में स्टार्च बहुयात मात्रा में पाया जाता है, तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि पराग कण की दीवार कहलाती है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। पराग कण की दीवार कहलाती है तो इस स्पोरोडर्म को क्या बोलते हैं? पराग कण की दीवार बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्राकृति में बिंदु है। आपको क्या बताना है? प्राकृति में बिंदु है। पहला दिया गया टार्च युक्त या फिर पैरेनकाइमेट्स या पेक्टोसेलुलोजिक या फिर एपिडर्मल। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों कि जो प्राकृति में बिंदु हैं उनको क्या बोलते हैं? पेक्टोसेलुलोजिक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न में आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक्साइन बना होता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई। एक्साइन बना होता है तो आपको बता दें जो एक्साइन बना होता है वो स्पोरोपोलन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोलेनिन पराग कणों की माइक्रोफासिल्स के रूप में संरक्षित करने में मदद करती है। यह कथन सत्य है या असत्य कथन है? तो बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि स्पोरोपोलिन पराग कणों को माइक्रोफासिल के रूप में संरक्षित करने में मदद करती है, इसलिए आंसर ए इसमें आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्साइन को आगे दो भागों में विभेदित किया जाता है। ये क्या सत्य कथन है या असत्य कथन है? तो आपको बता दें बिल्कुल ये सत्य कथन है। एक्साइन को जब हम आगे की तरफ अग्रसित करते हैं तो वहां पर उसको दो भागों में विच्छेदित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्टेसीन का भाग है? इनमें से एक्सेटीन का भाग बताना है, जिनमें पहला ऑप्शन दिया गया है बुकलेट। क्या बुकलेट एक्सेटीन का भाग है? बिल्कुल सत्य ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। एक्सेटीन का भाग बुकलेट है। ओके, अगला क्वेश्चन है पराग विज्ञान क्या है? क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि पराग विज्ञान क्या है। पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया कि परागों के आंतरिक आकृति का अध्ययन, तो ये पराग विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। पराग कोषों का अध्ययन बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। पराग कणों के बाहरी आकारकी का अध्ययन, बिल्कुल सत्य कथन आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, आपसे जब भी पूछा जाए कि पराग विज्ञान क्या है तो पराग विज्ञान वह है जिसमें पराग कणों के बाहरी आकारकी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि एक्साइन किसके अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है दोस्तों एक्साइन किसके अंतर्गत आता है। तो ये पराग किट के अंतर्गत आता है। एक्साइन किसके अंतर्गत आता है? पराग किट के अंतर्गत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पराग व्यवहार्यता है। पराग व्यवहार्यता किसका है? पहला ऑप्शन दिया गया अंकुरित होने वाली क्षमता, बी दिया गया परिपक्व होने में लगने वाला समय, या फिर अस्फुटन या फिर जीर्णता। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंकुरित होने की क्षमता। इसको पराग व्यवहार्यता बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पराग कणों को किसमें संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पराग कणों को किसमें संग्रहित किया जाता है। पहला ऑप्शन है तरल ऑक्सीजन में, तरल हाइड्रोजन में, तरल ओजोन में, या फिर तरल नाइट्रोजन में। तो आपको बता दें पराग कणों को
संग्रहित किया जाता है तरल नाइट्रोजन में। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियां बड़ी संख्या में पराग पैदा करती हैं। पहला दिया गया लेगुमिनेसी, रोजेसी या वायुरोगी या फिर सोलेनेसी। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपका सी आंसर सही है, वायुरागी। प्रजातियां बड़ी संख्या में पराग जो पैदा करती हैं वो वायुरागी है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पराग एलर्जी में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। लाल घास, गाजर घास, गेहूं की घास या फिर धान। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दोस्तों गाजर घास। ठीक है, पराग एलर्जी में मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक गाजर की घास है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सौंदर्य प्रसाधनों में पराग कणों का प्रयोग किया जाता है, ये सत्य कथन है असत्य कथन है? तो दोस्तों आपको बता दें ये जो है ये सत्य कथन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पराग कण के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया, पहला दिया गया माइक्रोस्पोर, बी है माइक्रो स्पोरो स्पेरेजियम, ऑप्शन नंबर सी दिया गया मेगा स्पोर और डी ऑप्शन है मेगा स्पोरेजियम। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रो स्पोर को पराग कण के रूप में भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन ए लगाएंगे करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिसमें है कि पराग कांटेदार क्यों होते हैं। पराग कांटेदार क्यों होते हैं? पहला दिया गया निषेचन, बी है आसान परागण, सी है कि कीड़ों से शरीर से जोड़ने के लिए और डी दिया गया उपास्थि। तो इनमें से सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीड़ों के शरीर से जुड़ने के लिए पराग कांटेदार होते हैं। इसलिए कांटेदार इसलिए होते हैं क्योंकि कीड़ों से शरीर से जुड़ सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिया गया चीनोपोडियम पराग एलर्जी का स्रोत है, ये सत्य कथन है या असत्य कथन है? तो बिल्कुल ये सत्य कथन है, चीनोपोडियम पराग एलर्जी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पराग कणों में कौन से पोषक तत्व सबसे अधिक होते हैं? आपको बताना है पराग कणों में कौन से पोषक तत्व सबसे अधिक होते हैं। क्या इसमें विटामिन सबसे अधिक होता है, प्रोटीन या फिर वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो इनमें से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। पराग कणों में सबसे अधिक जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है, पराग कणों के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इस स्थानांतरण को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? परागण। क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि फूल निरपवाद रूप से स्वविवाहित होता है क्योंकि इनमें क्रॉस का कोई अवसर नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों आपका हो जाएगा क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमस फूल निरपवाद रूप से स्वविवाहित होता है क्योंकि इनमें कोई क्रॉस का अवसर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पराग कणों का पराग कोश से उसी पौधों के दूसरे टावर के स्टेगमा में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो उसको दोस्तों ध्यान रखेंगे, उसको जेनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनोगेमी। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है कि पौधा पराग कणों का पराग कोश से दूसरे बोवर के स्टिग्मा में स्थानांतरण है, इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं जिटिनोगेमी। जिटिनोगेमी पराग कणों का पराग कोश से दूसरे बोवर में सिग्मा में स्थानांतरण है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें आपका अगला क्वेश्चन है कि परागकण को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है जिनमें ऑप्शन ए है परागकणों का अंकुरण, बी दिया गया कीड़ों द्वारा फूलों का दौरा करना और सी ऑप्शन है परागकोश में वर्तिकाग्र पर पराग का स्थानांतरण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि पोलोनिया जैसी थैली जैसी संरचनाएं होती हैं। तो पोलोनिया थैली जैसी जो संरचनाएं होती हैं वो होती हैं जिसमें परागकण द्रव्यमान मौजूद होते हैं, उसमें पोलोनिया थैली जैसी संरचना होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परागकणों की इंटाइन बनी होती है। तो परागकणों की जो इंटाइन बनी होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परागकण का एक्साइन बना होता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि परागकण का एक्साइन किससे मिलकर के बना होता है? क्या पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर के बना होता है या स्पोरोपोलेनिन से?
तो याद रखेंगे परागकण का जो एक्साइन बना होता है वो स्पोरोपोलिन से बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बंद पुष्प में होने वाले परागकण को कहते हैं। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। बंद पुष्प में होने वाले परागकण को क्या बोलते हैं? तो इसको क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कीट परागित फूल आमतौर पर होते हैं चिकनी सतह के साथ सूखे पराग, बी है किसी ना किसी सतह से साथ चिपचिपा पराग, या बड़ी मात्रा में पराग, या डी दिया गया चमकीले रंग के पराग। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, चिकनी सतह के साथ सूखे पराग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि फूलों में परागकण कीड़ों या हवा द्वारा परागित नहीं होते हैं, बड़ी और दिखावटी, बी दिया गया खुरदुरा और चिपचिपा, सी है चिकना और सूखा। तो इनमें से आपका ऑप्शन सी होगा, चिकना और सूखा। अगला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया कि उसी पौधे से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का जमाव क्या कहलाता है? तो पराग कणों का जो जमाव है इसको क्या बोलते हैं? जिटेनोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? जिटेनोगैमी। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वपरागकण पुंकेसर और अंडक के बीच होता है, एक सा फूल या फिर विभिन्न फूल? तो एक सा फूल होता है। स्वपरागण पुंकेसर और अंडक के बीच में एक सा ही फूल होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि एक फूल का परागकण उसी पौधे से दूसरे फल के वर्तिकाग्र पर पड़ता है तो यह होता है। तो यह दोस्तों आंशिक रूप से स्वपरागण और पारिस्थितिक रूप से परागण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है स्वपरागकण एक विशिष्ट उदाहरण है गेहूं का, चावल का, कपास का या फिर मक्का का? तो आपको बता दें कि जो स्वपरागकण है वो एक विशिष्ट उदाहरण किसका है? मक्का का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका आंसर डी है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परागकण किसकी पराग भित्ति में उपस्थित होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे परागकण पराग की भित्ति, तो इसमें एंटोमोफिलस फूल में ये उपस्थित होता है। यहाँ पर बी आंसर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु परागित पौधे कीट परागित पौधे से भिन्न होते हैं, और ये भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें पंखुड़ी नहीं हल्का पराग होता है, इसलिए भिन्न होते हैं। इसलिए आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, चमगादड़ों द्वारा परागण पूछा गया है क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है चमगादड़ों द्वारा जो परागण है उसको केरोपेटेरोफिली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है परागण की विशेषता है, तो परागण की जो विशेषता है उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस्पर्म परागण की विशेषता कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म में कार्यात्मक मेगा स्पोर को जन्म देता है अंडाणु, भ्रूण, भ्रूण कवच या फिर एंडोस्पर्म? तो इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भ्रूण कवच। ठीक है, भ्रूण कवच आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा निषेचन दर्शाता है? इसमें से दोहरा निषेचन आपको बताना है। तो भैया दोहरा निषेचन की जब बात होती है तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है एंजियोस्पर्म, दूसरा आपका आएगा जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले दोहरा निषेचन दर्शाता है वो है एंजियोस्पर्म, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें फिलीफार्म उपकरण होता है? फिलीफार्म उपकरण में से पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे अगर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा सिंजर्डिस जो मिल जाएगा तो ये आपका फिलीफार्म उपकरण होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है? तो अर्धसूत्री विभाजन से जो गुजरेगा उसका नाम है मियोसाइट। क्या नाम है? मियोसाइट। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है पेरिडर्म एंडोडर्म से भिन्न होता है क्योंकि ये अगुणित है या दुगुणित है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है पेरिस्पर्म एंडोस्पर्म से इसलिए भिन्न है क्योंकि यह द्विगुणित है और पेरिस्पर्म क्या है? अगुणित है। यहाँ पर बी आंसर आप लोग लगाएंगे करेक्ट उत्तर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक गोला भ्रूण है, प्रारंभिक गोला भ्रूण है उसको क्या बोलते हैं? प्राभ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राक भ्रूण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक भ्रूण के लिए युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया है, तो एक भ्रूण
के लिए युग्मनज के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको भ्रूण जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? भ्रूण जनन। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण जनन मोरोब्लास्टिक होता है, क्या ये सत्य कथन है असत कथन? तो बिल्कुल सत्य है, जो भ्रूण जनन होता है वो मीरोब्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री किससे विभाजित होता है? एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री किससे विभाजित होता है? तो ये विभाजित होता है, एक लंबा होता है और फिर विभाजित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें है कि निलंबक की अंतिम कोशिका, निलंबक की अंतिम कोशिका जिसको डाइकाट्स बोलते हैं, तो डाइकाट्स में है, ऑप्शन दिया गया है हाइपरफिसिस, हाइपोफिसिस, या फिर हिस्टोरियम, या फिर एंटीपोडल। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा हाइपोफिसिस। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निलंबक की पहली कोशिका, निलंबक की पहली कोशिका जिसको डाइकोट्स बोलते हैं, तो डाइकोट्स में कार्य करती है, तो डाइकोट्स में कार्य जो करती है उसमें क्या पहला ऑप्शन दिया गया है हाइपरफिसिस, दूसरा है हाइपोफिसिस, या हिस्टोरियम, या फिर एंटीपोडल। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हिस्टोरियम। ठीक है, निलंबक की पहली कोशिका डाइकोट्स में कार्य करती है, उसका नाम है हिस्टोरियम। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बीज पत्रों के स्तर के ऊपर भ्रूणीय एसिस का भाग क्या कहलाता है? तो भ्रूणीय एसिस का भाग पूछा गया कि क्या कहलाता है। इसमें आपका पहला दिया गया है हाइपोकोटाइल, बी दिया गया हिस्टोरियम, सी ऑप्शन है हाइपोफिसिस, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया एपिकोटाइल। तो करेक्ट उत्तर इनमें से हो जाएगा आपका इसमें कोरो हाइपोफिसिस। ठीक है, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा हाइपोफिसिस। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बीज पत्रों के स्तर के ऊपर भ्रूणीय एसिस का भाग क्या कहलाता है? तो इस भाग को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो इसके ऊपर का भाग जो है उसको क्या बोलते हैं? एपिक्टोटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां पर आप ध्यान रखेंगे एपिकोटाइल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री में भ्रूणीय अक्ष का निचला सिरा भीतर परिबद्ध होता है, भीतर परिबद्ध होता है। ऑप्शन दिया गया जिसमें ए दिया गया है कि अस्कुटेलम, बी दिया गया कोलोराइजा। तो कोलोराइजा इसमें सही उत्तर है, कोलोराइजा आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एपिकोटाइल मोनोकोटाइल में भीतर संलग्न कुछ लीफ प्रोमोडिया होते हैं, तो प्रोमोडिया इनको क्या बोलते हैं? इनको कोलोप्लटलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोप्लटलाइन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक के बीच में अंतर क्या है? तो बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक के बीच में जो अंतर है वो है महेश्वरी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है कि तंत्र सहक्रियाशील दीवारों पर उंगलियों के समान प्रपेक्षों का समूह होता है, तो इस समूह को क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे के तंत्र की 3 कोशिका कैसे संचार करती हैं? तो अंडे के तंत्र की 3 कोशिकाएं जो संरचित करती हैं वो प्लास्मेडो स्पेटा के द्वारा करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेले जल कोशिका को क्या कहा जाता है? तो चेले जल कोशिका को क्या बोलते हैं? एंटीपोडल कोशिकाएं। क्या बोलते हैं भैया? एंटीपोडल कोशिकाएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, प्रश्न है। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें? सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प अक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था है, क्या उसको पुष्पक्रम बोलते हैं, या पर्ण विन्यास, या फिर गर्भनाल, या फिर कोएब? तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्पक्रम इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि डंठल वाले उभयलिंगी फूल एक लंबी पेंडुल पर एक्रोपेटली के एक पुष्पक्रम बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या बोलते हैं? गुच्छा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, धनिया का पुष्पक्रम होता है, पूछा गया धनिया का पुष्पक्रम होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे गर्भ की छाया, गर्भ की छत्र छाया, इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रित आबेल में प्रत्येक आबेल्यूल किसके द्वारा अंतरित होता है? तो इसमें दोस्तों अंतरित जो होता है वो अंडाकार होता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडिटेक्टम में पुष्पक्रम होता है। तो कैंडिटेक्टम में जो पुष्पक्रम होता है वो कोएब होता है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक एकल बिंदु से उत्पन्न होने वाले पेंडिसिलेट फूल को क्या बोला जाता है। तो एकल बिंदु से उत्पन्न होने वाले पेडिसिलेट फूल को पुष्प छत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प छत्र। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी के पुष्पक्रम के नीचे मौजूद सहपत्रों का चक्र क्या बोल कहलाता है। तो सूरजमुखी के पुष्पक्रम के नीचे मौजूद सहपत्रों का जो चक्र है उसको क्या बोलते हैं? तो भैया इसको बोलते हैं, माफ कीजिएगा, इनवेल्यूअर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पक्रम एक दीर्घ अक्ष पर एक्रोपेट रूप में व्यवस्थित द्विलिंगी उभयलिंगी फूलों से जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेडिस या कटकिन बोलते हैं या गुच्छा बोलते हैं। तो इनमें से आपका हो जाएगा नोकदार चीज। इनमें से ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नोकदार चीज। अगला है, पुष्पक्रम के समान दिखने वाला पुष्पक्रम में जो रेसमोस नहीं है, पुष्प छत्र, कोएब, साइथियम या फिर कैपिट्यूलम। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा साइथियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विकास बिंदु एक फूल में समाप्त होता है। तो विकास बिंदु वर्टिसिलेटर्स में समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। वर्टिसिलेटर पूछा गया कि है, वर्टिसिलेटर है। तो वर्टिसिलेटर जो है ये एक संघनित डाइचासिलस सिल्म का भाग है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइपेथोडियम और साइथियम दोनों में होता है। तो हाइपेथोडियम और साइथियम में एक लिंगी फूल होता है। हमेशा क्या होता है? एक लिंगी फूल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया कि सांखित पुष्प गुच्छ युक्त रेसमोस पुष्पक्रम होता है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है पुष्प गुच्छ, बी दिया गया है कोएब, सी है काबोज रेशमे या फिर स्पाइकलेट्स। तो इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर होगा हो जाएगा पुष्पगुच्छ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला है कि एक रेशे में पुष्प व्यवस्था होती है। तो एक रेशमे में जो पुष्प व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्रोपेटल बोलते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सूरजमुखी में पुष्पक्रम की व्यवस्था है। सूरजमुखी में पुष्पों की व्यवस्था पूछी गई है। तो पुष्पों की जो व्यवस्था वो केंद्र की ओर हो जाने वाला, केंद्र की ओर जाने वाला, ठीक है, ये पुष्पों की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान, परागण विज्ञान, पूरा वनस्पतिक विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा पूरा वनस्पति विज्ञान। प्राचीन पौधों के अध्ययन को पूरा वनस्पतिक विज्ञान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मीकृत पौधे का प्रकार नहीं है। तो जीवाश्मीकृत पौधे का प्रकार में से पूछा गया कि नहीं है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया पेड्रिट लकड़ी, तो ये आपका पेड्रिट लकड़ी ये जीवाश्मीकृत पौधे का प्रकार है। कोयला भी है, लेकिन इसमें डायनासोर की हड्डियां ये जीवाश्मीकृत पौधों का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में सही उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि चट्टान में पाए जाने वाले पौधे के तने या पत्ती का एक प्रकार का जीवाश्म होता है। क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि चट्टान में पाए जाने वाले पौधे के तने या पत्ती का एक प्रकार का जीवाश्म किस प्रकार का होता है। पहला दिया गया ढलना, कास्ट, कार्बन फिल्म या फिर संपीड़न। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा कास्ट। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेवोनियल काल की विशेषता नहीं है। तो डेवोनियन काल की विशेषता इनमें से पूछी गई है कि नहीं है। तो इनमें डायनासोर सबसे पहले दिखाई दी, ये डेवोनियल काल की विशेषता नहीं है। बाकी थलीय पादप सर्वप्रथम प्रकट हुए, ये डेवोनियल काल की विशेषता है। जबड़े वाली मछली विकसित हुई, ये भी डेवोनियल काल की विशेषता है। और पंखहीन कीट विकसित हुई, ये भी आपके डेवोनियल काल से ही संबंधित है। लेकिन डायनासोर सबसे पहले दिखाई दिए, ये इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म पराग और बीजाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों जीवाश्म पराग और जीवाणुओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधों के जीवाश्म बनते हैं? जब पौधे तलछट में दब जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ को खनिज पदार्थ में बदल दिया जाता है, तब उनको क्या बोलते हैं? पेट्रिफिकेशन या फिर कार्बोनाइजेशन या फिर मम्मीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा पेट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? पेट्रिफिकेशन बोलते हैं। जब
पौधे जीवाश्म बनते हैं जब तलछट में दब जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ को खनिज पदार्थ में बदल दिया जाता है। अगला है कि प्रथम संवहनी थलीय पादप का क्या नाम है? तो दोस्तों प्रथम संवहनी थलीय जो पादप है उसका नाम है टेरिडोफाइटस। ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन में सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बीज वाले पौधे का नाम क्या है? तो प्रथम बीज वाले पौधे का जो नाम है दोस्तों वो है, इसमें ध्यान रखेंगे, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म प्रथम बिना बीज वाला पौधा था। अगला है पौधों के समूह का क्या नाम है जिसमें पेड़ या झाड़ियां शामिल हैं? तो इनमें जिम्नोस्पर्म आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला है कि पौधे के उस समूह का क्या नाम है जिसमें फूल और फल शामिल है? तो उसमें एंजियोस्पर्म आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। आप सभी लोग इस जो है जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जिनमें पहला क्वेश्चन था प्रथम संवहनी थलीय पादप, जिनमें पहला टेरिडोफाइटस है। प्रथम बीज वाले पौधे का नाम तो वो जिम्नोस्पर्म है। प्रथम पौधे का समूह जिनमें पेड़ और झाड़ियां सम्मिलित है उसमें जिम्नोस्पर्म आता है। पौधे का समूह जिसमें फल और फूल आते हैं वो एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग कितने साल पुराने जैविक नमूनों की रेंज का पता लगाने में मदद कर सकती है? तो आपको बता दें लगभग 50,000 वर्ष पुराने नमूनों की रेंज पता लगाने में मदद करता है रेडियो कार्बन डेटिंग। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म अभिलेख में परिभाषित पूरा प्रजाति किस कसौटी पर आधारित है? तो वो आकृति विज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? आकृति विज्ञान पर। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है जीवाश्म रिकॉर्डों के संदर्भ में सही कथन क्या है? पहला दिया गया है कि एम्बर खनिज युक्त हड्डी का एक रूप है, बिल्कुल ये असत्य कथन है। दूसरा है ला चैपल आक्स सेटम में जो कंकाल है वह एक युवा और स्वस्थ निएंडरथल आदमी का था। तो इनमें आपका ये असत्य कथन, बिल्कुल इसमें ये भी कथन सत्य नहीं है। अगला है जीवाश्म रिकॉर्ड के बारे में हमारी व्याख्या पक्षपाती है, बिल्कुल सही है। जीवाश्म विज्ञान के सापेक्ष में हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए सी आंसर लगाएंगे करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है सही कथन का चयन करना है आपको, जिनमें पूछा गया है कि पहला ऑप्शन है जीवित जानवर की हड्डियां कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों अणुओं से मिलकर के बनी है। बिल्कुल सत्य कथन है, यही आपका सत्य कथन है, क्योंकि जीवित जानवरों की हड्डियां कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों अणुओं से मिलकर के बनी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हम प्रजातियों के बारे में उसके जीवाश्म कंकालों के अध्ययन से क्या समझ सकते हैं? पहला दिया गया जीवन काल समझ सकते हैं, या फिर चिकित्सा विकृति, या फिर ग्रोथ पैटर्न। तो ये सभी आपके करेक्ट उत्तर होंगे डी। इसमें डी आंसर आप लगाएंगे ऑल ऑफ अबव। ओके। अगला क्वेश्चन है कंकालीय तत्वों अस्थियों तथा सूक्ष्म अस्थि आकार की संरचना के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसके वैज्ञानिक अध्ययन को अस्थि विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से ट्रेस जीवाश्म का सही उदाहरण चुने। तो ट्रेस जीवाश्म का जो सही उत्तर है वो है पदचिन्ह। इसमें पदचिन्ह आपका सही उत्तर होगा। अगला जीवाश्म की किस प्रकार की चट्टानों में बनते हैं? तो दोस्तों जीवाश्म औषधि चट्टानों में बनते हैं, ठीक है। औषधि चट्टान इसमें सही उत्तर हो जाएगा। मुझे आशा है कि अभी तक जो भी प्रश्न बताए गए उनसे आप सब स्पष्ट सहमत हुए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जिम्नोस्पर्म में बीजंड के बाहर के आवरण को क्या बोलते हैं? तो जिम्नोस्पर्म के बीजंड के बाहरी आवरण को हम क्या बोलते हैं? इंटेगुमेट। क्या बोलते हैं? इंटेगुमेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला है कि साइकस में उपस्थित जड़ के प्रकार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों साइकस में उपस्थित जो जड़ हैं उनके प्रकार को क्या बोला जाता है? माइकोराइजा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सेंड्रस है, सेंड्रस क्या कहलाते हैं? शाखित तना को सेंड्रस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? शाखित तने को सेड्रस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म में मेगा स्पोरेरिजियम को भी कहा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया कि बीज उत्पादक पौधे का कौन सा समूह है जिसमें कोनियर्स और साइकेडस शामिल है?
तो इनमें शामिल है आपका हो जाएगा ऑप्शन में देखेंगे इसमें ऑक्टोटॉप्स दिया गया है, ठीक है, ऑक्टोटॉप्स, विषमपोषी और जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनावृत बीजी का एक अन्य अर्थ है। तो अनावृत बीजी का एक अन्य अर्थ क्या कहलाता है? तो इसका जो एक अन्य अर्थ है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नग्न बीज। क्या बोलते हैं? नग्न बीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म अलग अलग नर और मादा जीवाणु होते हैं, अर्थात वो उत्पादन करते हैं। तो वो उत्पादन किसका करते हैं? वह उत्पादन करते हैं हेटेरोस्पोरस का। किसका? हेटेरोस्पोरस का उत्पादन करते हैं। बी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म सहन नहीं करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म क्या नहीं सहन करते हैं? फल सहन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म इसमें सम्मिलित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजाणुधानी जो विशिष्ट पत्तियों पर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो इसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल बीजाणुधानी जो विशिष्ट पत्तियों पर बनते हैं उनको बोलते हैं। क्लियर है? ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मोटा बनावट चमड़े जैसा आकार में लेंसोलेट और प्रकाश संश्लेषक का कार्य करता है? वो कौन है? वो करता है तना। तना इस कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है। अगला है कि मिट्टी पर मूंगों की तरह संखित पिंड का दिखना क्या बोलते हैं? तो उसको कोरेलाइट जल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेरेडोलॉजी के जनक कौन है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। टेरेडोलॉजी के जनक, जिसमें ऑप्शन दिया गया पहला गोएबल, बी दिया गया है एफ बोर, या एस आर कश्यप, या फिर कैपेबल। तो टेरेडोलॉजी के जो जनक हैं वो है गोएबल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? तो भारतीय ब्रायोलॉजी के जो जनक हैं वो है एस आर कश्यप। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेरेडोफाइटा के बारे में गलत कथन बताना है। टेरेडोफाइट के बारे में गलत कथन में से बताना है आपको, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और तो टेरेडोफाइटों के बारे में गलत क्या है? तो भाई निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता तो बिल्कुल होती है, ये सत्य कथन है। अगला है स्पोरोफाइट की तरह गेमेटोफाइट पर निर्भर है। ये बिल्कुल यही असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर बी ये आपका असत्य कथन है, क्योंकि जो टेरिडोफाइट होते हैं वो स्पोरोफाइट की तरह गेमेटोफाइट पर निर्भर नहीं करते हैं, वो स्वयं पर निर्भर करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला है सबसे लंबा टेरिडोफाइट कौन सा है? सबसे लंबा टेरिडोफाइट्स आपको बताना है, तो इनमें से आपका हो जाएगा अल्सोफिला। अल्सोफिला सबसे लंबा टेरिडोफाइट है। ओके, बी आंसर करेक्ट उत्तर है। अगला निम्नलिखित में से किसमें मच्छर फार्म, किसे मच्छर फार्म बोलते हैं? निम्नलिखित में से किसे मच्छर फार्म बोलते हैं? तो ऑप्शन में देखेंगे ए दिया गया टेरिडियम। तो क्या टेरिडियम को बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें दिया गया है मार्सिलिया, एजोला को बोलते हैं। ठीक है, एजोला याद रखेंगे। एजोला को मच्छर फार्म भी बोला जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है, एजोला। अगला है बर्ड नेस्ट मास का सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो सामान्य नाम है वो है सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स में बीजाणु हैं। दोस्तों याद रखेंगे टेरिडोफाइट्स में जो बीजाणु है उनको हेप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेप्लॉइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है। अगला है एक फर्न मास से भिन्न होता है। एक फर्न मास से भिन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? संवहनी ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवहनी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष फर्न है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। इनमें से कौन सा वृक्ष फर्न है? जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि सीजिया, बी आपका ऑप्शन है नेफ्रोलिपिस, और सी ऑप्शन दिया गया है एंटीएक्टम, और ऑप्शन नंबर डी जिसमें दिया गया लाइकोपोडियम। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा सीजिया। अगला क्वेश्चन है कि एंडेसियम में किसकी अनुपस्थिति होती है? एंडेसियम किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये दोस्तों अनुपस्थित किसमें होता है? सिलेजिनेला में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजाणुधानी के भीतर अंकुरित होता है? बीजाणुधानी के भीतर अंकुरित होता है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया सिलेजिनेला, बी ऑप्शन जिसमें दिया गया डायप्टोटेरिप्स, और ऑप्शन नंबर सी, अगर ऑप्शन नंबर सी देखें जिसमें दिया गया लाइकोपोडियम, और डी दिया गया एक्विसिटम। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा इसमें करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलेजिनीला। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, जिसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम बीजाणु टेरिडोफाइट है? तो विषम बीजाणु में से जो टेरिडोफाइट्स है वो हो जाएगा आपका आइसोसेटस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू थे उनको करा दिया है। क्लास हिंदी में थी, थोड़ा सा आप सबको समझने में परेशानी रही होगी, लेकिन बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम के थे और उनका यही कमेंट था कि सर हिंदी मीडियम में एक वीडियो बना दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन पेपर 2025 सत्र का सॉल्व करा रखा है। इसके अलावा मैंने 3 और मॉडल पेपर आप लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं जो मैंने आप ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो सभी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, और जब आपका पेपर हो जाए तो क्वेश्चन पेपर आप हमारे 9984947535 पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द आंसर की आपको प्रोवाइड करा जा सके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।